ताकतवर बहू। नैना बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी। वो मयंक के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। मयंक और नैना एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। मयंक और नैना के माता पिता एक दूसरे से मिलकर उन दोनों की शादी करा देते हैं और मयंक नैना को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। जैसे ही मयंक की माँ नैना को देखती है, अरे पूरी दुनिया में तुझे बस ये एक ही लड़की मिली थी शादी करने के लिए, और लड़कियां मर गई थी क्या? क्या माँ कुछ भी बोलती रहती हो तुम? नैना को माँ की बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? नहीं तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। देखो माँ की बातों का बुरा मत मानो, वो चाहे जैसे भी हो पर दिल की बहुत अच्छी है। मयंक नैना को बड़े प्यार के साथ समझा बुझा देता है। नैना दिखने में तो दूसरी लड़कियों की तरह ही थी, पर थी एकदम पहलवान की तरह। इसी वजह से मयंक की माँ को नैना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी तो पड़ोस की कुछ औरतें मयंक के घर आती है और वो नैना को देखकर कहने लगती है, मयंक की माँ, बहू तो तुम चुनकर लाई हो, लाखों में एक, बिल्कुल अलग, एकदम छांट कर। फिर सारी औरतें मुंह बंद करके हंसने लगती है। हाँ सही में, तुम्हारी बहू को देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो खाते पीते घर की नहीं है। मयंक की माँ उन औरतों की बात काटते हुए कहती है, अच्छा अब तुम सब ये बातें छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मयंक की माँ, हम खूब समझते हैं, चाय नाश्ता तो हमारी बात काटने का बहाना है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मयंक की माँ नैना को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एकदम हट्टी कट्टी लड़की थी, जो दिखने में किसी आदमी से कम नहीं लगती थी, जबकि मयंक एक दुबला पतला लड़का। अब तो मयंक को देखकर उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। मयंक अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी मयंक के दोस्त उसके पास आते हैं। और मयंक, कैसा है? तेरी बीवी ठीक तो है ना? आज तेरी बीवी ने कोई कुश्ती वुश्ती लड़ी क्या? मयंक उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देता और अपना काम करने लगता है। उधर घर पर मयंक की माँ घर पर अपना सर पकड़े बैठी थी। अरे क्या करूँ इस बहू का, कोई काम ठीक से नहीं करती। नैना की सास नैना को कपड़े धोने के लिए देती है। ये ले कपड़े और इन्हें अच्छी तरह से धो दे, समझी? जी ठीक है माँ, मैं कपड़े अच्छी तरह धो दूंगी। फिर नैना उन कपड़ों को धोने के लिए बाथरूम में जाती है और एक एक करके सभी कपड़े अच्छी तरह धो डालती है। जब सारे कपड़े धुल जाते हैं तो उन्हें सूखने के लिए आंगन में बंधी रस्सी पर डाल देती है और घर के बाकी काम करने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब कपड़े सूख जाते हैं तो नैना की सास उन्हें उतारने के लिए आंगन में आती है और कपड़े देखकर अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, इस ताकतवर बहू का क्या करूं मैं? इसने तो एक भी कपड़ा पहनने लायक नहीं छोड़ा। वो नैना को आवाज लगाती है, नैना, अरे ओ नैना। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? अरे ये देख कपड़े, अब ये कपड़े ना तो पहनने लायक है और ना ही किसी और काम के। बहू ये कपड़े हैं, कोई लोहे की सिल्ली नहीं जो तू इन पर अपनी ताकत दिखा रही थी। अरे कितनी बार कहा है काम को काम की तरह करा कर, पर तू है अपनी पूरी ताकत काम पर निकाल देती है, समझती ही नहीं कुछ। क्या करूं तेरा मैं? जैसे ही मयंक आता है, मयंक की माँ सारे फटे कपड़े दिखाती है। ये देखिए तेरी लाडली बीवी ने क्या हालत कर दी है इन कपड़ों की। माँ, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है, अब पहन ये फटे कपड़े। मयंक की माँ पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। फिर नैना भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो अपनी सास और मयंक को खाने के टेबल पर बुलाती है। खाना लग गया है, जल्दी से आकर खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मयंक और उसकी माँ खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नैना भी रसोई में जाकर खाने के बर्तन धोने लगती है और जैसे ही वो बर्तन धोती है तो इसकी ताकत की वजह से बर्तन पिचक जाते हैं। हाय राम, ये क्या, सारे बर्तन पिचक गए। अब तो माँ जी मुझे नहीं छोड़ेंगी। फिर नैना उन बर्तनों को छोड़कर चुपचाप जाकर सो जाती है। अगली सुबह
जब मयंक की माँ चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है तो बर्तनों को पिचका हुआ देखकर उसका सर चकरा जाता है। ये बहू ने तो सारे बर्तनों का नाश कर दिया। अब तो मयंक की माँ को ये सब सहने की आदत सी पड़ गई थी। एक दिन की बात है, नैना घर का कुछ सामान खरीदने जा रही थी। तभी कुछ गुंडे नैना की सास की गर्दन पर चाकू रख देते हैं। ए बुढ़िया, जितना भी तेरे पास सोना और कीमती सामान है सब निकाल। मैं अपना सामान नहीं दूंगी। ए बुढ़िया, तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप सामान निकाल कर हमें दे दे। बुढ़िया रोते हुए अपने गले से चेन निकालकर गुंडों को देने लगती है। तभी नैना एक जोरदार घूंसा गुंडे के मुंह पर मारती है। आए रे, मर गया मेरा दांत। तभी दूसरा गुंडा आकर नैना पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तो नैना उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देती है। ओए ओए ओए, मेरे कमर मर गया रे। यार जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो ये औरत हमें पटक पटक कर मार डालेगी। और फिर जैसे ही वो दोनों गुंडे सारा सामान छोड़कर वहां से 9-2-11 होकर भागने लगते हैं, तभी नैना भागकर उन दोनों को पकड़ लेती है। भागकर कहाँ जाते हो? अभी तो तुम्हें तुम्हारे ससुराल लेकर जाऊंगी मैं। अरे बहन जी, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। गलती तो तुमने की है, अब उसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फिर नैना दोनों गुंडों को उनके कॉलर से पकड़ती हुई सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है और उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। मैडम, इन गुंडों को पकड़कर आपने हमारी बहुत मदद की है। हम कब से इन गुंडों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर ये थे कि किसी के पकड़ में आते ही नहीं थे। पर आज इन्हें पकड़कर आपने हमारा काम आसान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये तो मेरा फर्ज था जो मैं अपने देश के काम आ सकी। नैना की सास पुलिस से नैना की तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती। वो नैना को अपने गले लगा लेती है। मैं ही तुझे समझ नहीं पाई, पर आज तेरी ताकत की वजह से मेरी आंखें खुल गई। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे पहचानने में भूल कर दी। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आज तू ना होती तो ये लोग सामान तो ले ही जाते हैं, पर शायद मुझे भी मार डालते। आज तूने मेरी जान बचा ली और साथ में सारा सामान भी उन गुंडों से बचा लिया। आज तेरी ताकत की वजह से तू उन गुंडों को पकड़ पाई। अरे मुझे तुझ पर नाज है बहू। नैना अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू रो रही है क्या पगली? नहीं माँ जी, ये तो खुशी के आंसू है। आजा मेरी बेटी, अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है।